दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज की वीडियो हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के चैप्टर दूसरा। 11th का हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं और 11th के फिजिक्स का चैप्टर दूसरा आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक और मापन। ठीक है, मात्रक और मापन का यह पार्ट पहला है। ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से बेसिस से मैं शुरुआत करने वाला हूँ। एकदम शुरू से एक एक चीज़ के बारे में बात करते चलेंगे। वो भी मैं हाथ द्वारा अपने हैंड राइटिंग द्वारा मैं नोट्स तैयार किया हूँ, वो भी 2-3 बुक से मिक्सिंग करके बहुत अच्छे तरीके से, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर पहला मैंने पढ़ा चुका है, नहीं देखे हैं तो चलिए चैनल के प्लेलिस्ट पे वहाँ से जाके देख सकते हैं, या तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दे दूंगा, वहाँ से उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर मात्रक और मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि मात्रक और मापन में हम लोग को 4 चीज़ें पढ़ना है। क्या? सिर्फ 4 चीज़ों को मेन फोकस करना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के मायने में। मात्रकों की पद्धतियाँ पढ़ना है हमको। ठीक है, मात्रकों की पद्धतियाँ, और दूसरा मापन की विधियाँ, और तीसरा विमाय एवं विमीय विश्लेषण पढ़ना, एंड चौथा पढ़ना है मापन में त्रुटियाँ। ये 4 पॉइंटों को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग को, बहुत ही मेन IMP पॉइंट है, इसी को हम लोग को आधार मानकर चलना है। ठीक है, मैं NCERT बुक से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि NCERT बुक ही सारे बुकों का आधार है। ठीक है, NCERT बुक से पढ़ रहे हैं हम लोग, और बहुत अच्छे तरीके, और कुछ बुक्स एक्स्ट्रा बुक्स मैंने सब मिक्सिंग करके बनाया है, अच्छे तरीके से नोट्स तैयार किया, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, सभी बुक्सों को मिश्रण आप कह सकते हैं। ठीक है, इस नोट्स को तो देखिए, मात्रक और मापन में 4 चीज़ें पढ़ना है। पहले आप नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। मात्रकों की पद्धतियाँ, मापन की विधियाँ, विमाय एवं विमीय विश्लेषण, एंड चौथा मापन में त्रुटियाँ। इन चारों चीज़ों पर फोकस करते हुए हमको चलना है। चलिए, अब सबसे पहले हमको जो पॉइंट पढ़ना है मात्रकों की पद्धतियाँ में, जो सबसे मेन पॉइंट है, वो इन 5 को फोकस करते चलना है। ठीक है, आज की वीडियो में इन 5 को फोकस करेंगे। अब चाहे वीडियो जितने भी लॉन्ग हो वो मतलब नहीं रखेगा, सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को। पहला भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज़। दूसरा मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, उनके बारे में डिटेल पढ़ने वाले हम लोग। मात्रकों की प्रणाली या पद्धति क्या होती है, उसके बारे में भी अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। एंड लाजवाब SI प्रणाली भी पढ़ने वाले हैं। SI प्रणाली तो वहाँ कंपटीशन के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मात्रकों की प्रणाली, पद्धति और SI प्रणाली या मात्रक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक है। ये नहीं जानेंगे तो कुछ नहीं जान पाएंगे। तो इन चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करने वाले बहुत अच्छे तरीके से, और आप अपना नोट ले लीजिए। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आराम आराम से चीज़ों को नोट करते जाइए, अच्छे तरीके से इंक्लूड करते जाइए अपने नोट्स में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इन्हीं के विपक्ष में बात करने वाले इन 5 के पॉइंटों के बारे में। सबसे पहले हम बात पहला करेंगे भौतिक राशियाँ के बारे में, फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, आइए जानते हैं वीडियो के माध्यम से। चलिए देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, तो देखिए भौतिक राशियाँ जिसे हम मापा जा सके, जिसे क्या किया जा सके, मापा जा सके, जिनके रूप में भौतिक विज्ञान के नियम लिख सके, वो भौतिक राशियाँ वही कहलाती हैं जिन्हें हम आसानी से माप सकते हैं, और जिनके रूप में भौतिक विज्ञान के जो नियम है उसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अभी आपको एग्जैक्ट परिभाषा नहीं मालूम होगा तो यहाँ आ जाइए। यहाँ मैंने अच्छे तरीके से भौतिक राशियाँ का परिभाषा अच्छे तरीके से नोट्स में लिखा है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक पॉइंट, जैसे भौतिक राशियाँ हेडिंग डालिए फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, वे राशियाँ जिन्हें मापा जा सके तथा जिनके संदर्भ में भौतिकीय के नियमों को व्यक्त किया जा सके, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। जैसे द्रव्यमान हुआ, लंबाई हुआ, समय हुआ, ताप हुआ, वेग हुआ, त्वरण हुआ, बल हुआ, आदि हुआ। ये सब क्या है, भौतिक राशियाँ हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्या हैं, भौतिक राशियाँ हैं। तब अब सिंपल भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं, अब तो तुरंत आपको मालूम चले, अच्छा भौतिक राशियाँ उसे कहते हैं जिन्हें मापा जा सके और जिनके संदर्भ में भौतिक के नियमों को व्यक्त किया जा सके, भौतिक राशियाँ कहलाती है। जैसे अगर मैं कह दूँ कि आपकी लंबाई क्या है, मैं अगर आपसे पूछूं कि आपकी लंबाई क्या है, तो आप आसानी से अपनी लंबाई को क्या मेजरमेंट कर सकते हैं, आप माप सकते हैं। ठीक है, अपने लंबाई को आप माप सकते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि आप कितने घंटे से पढ़ सकते हैं, तो आप कितने घंटे से पढ़ रहे हैं, ये भी मैं कह दूँ। ठीक है, चाहे मैं कहूँ कितने घंटे तक पढ़ेंगे, तो आप कह सकते हैं 3 घंटे लगभग पढ़ सकता हूँ। तो ये समय है जो है, जिसको मैं आसानी से क्या कर रहा हूँ, माप ले रहा हूँ। ताप कितना डिग्री सेल्सियस, आप कहेंगे हाँ आज का तापमान भाई 24 डिग्री सेल्सियस, बहुत हाई लेवल था, तो इसको आप आसानी से माप ले रहे हैं। ठीक है, द्रव्यमान कहूँगा मैं, इसका द्रव्यमान कितना था, आप बता सकते हैं कितना न्यूटन है, तो इसका सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। तो वे राशियाँ जिन्हें
जिन्हें मापा जा सके, जिन्हें हम देखिए आसानी से माप ले रहे हैं कि इतना हो रहा है, और जिनके संदर्भ में भौतिक के नियमों को व्यक्त किया जा सकते हैं। जैसे लंबाई की बात करें, लंबाई की एक एग्जैक्ट परिभाषा आप दे सकते हैं, भौतिक नियमों का आप व्यक्त कर सकते हैं उनके संदर्भ में। जो भौतिक का नियम दिया गया है कि लंबाई की क्या परिभाषा हो सकती है, उसको दे सकते हैं, लंबाई को नाप सकते हैं। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें तो आपकी क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं, और क्या है, कुछ नहीं है। ठीक है, आम भाषा में बात करें तो आपको क्लियर हो गया होगा कि वे राशियाँ जिन्हें मापा जा सके तथा जिनके संदर्भ में भौतिकी के नियमों को व्यक्त किया जा सके, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, वेग, त्वरण बल आदि। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, भौतिक राशियाँ तक क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भौतिक राशियाँ तक। चलिए, भौतिक राशियाँ के बाद आती है नेक्स्ट हेडिंग, और वो हेडिंग बहुत ही प्यारा है, और वो हेडिंग ये कह रहा है कि भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है। भौतिक राशियाँ आपने तो जान लिया, लेकिन अब यहाँ मैटर फंस गया कि भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो दो प्रकार की भौतिक राशियाँ होती हैं। कौन कौन? तो पहला मूल राशियाँ। पहला क्या होता है? मूल राशियाँ, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब मूल राशियाँ क्या होती हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। तो वे भौतिक राशियाँ जो अन्य किसी भी राशि पर निर्भर नहीं करती, मूल राशियाँ कहलाती हैं। जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप आदि मूल राशियाँ। ये सब क्या है? मूल राशियाँ हैं। अब मूल राशियाँ क्या कह रहा है? वे राशियाँ जो अन्य किसी राशि पर निर्भर नहीं करती, भैया उनसे कोई लेना देना मतलब नहीं है, वो अपने आप स्वतंत्र होती हैं, वो अपने आप पे निर्भर रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे ये कह दिया जाए कि लंबाई आपकी कितनी है, तो तुरंत बताएगा लंबाई आपके 5 मीटर है, 5 फीट है। ठीक है, जो भी इसकी प्रणाली हो, मापने की पद्धति हो, उसके द्वारा वो मेजरमेंट कर लेगा। वो किसी दूसरे पे आधारित नहीं रहेगा, वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहेगा। ठीक है, तो सिंपल एक भौतिक राशि जो अन्य किसी राशि पर निर्भर नहीं करती, मूल राशियाँ कहलाती है। जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप आदि मूल। अब समय किस पे, किसी पर डिपेंड करेगा? समय किसी पर डिपेंड नहीं, ना तापमान किसी पर डिपेंड नहीं रहते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, आगे अभी जस्ट मैं आगे डिस्कस करूंगा इन लोगों को लेकर, ताकि आपको कंपैरिजन समझ में आ जाएगा कि क्या मतलब है। लेकिन मूल राशि का परिभाषा आप यहाँ तक जान सकते हैं कि वे भौतिक राशियाँ जो अन्य किसी भी राशि पर क्या होते हैं, डिपेंड नहीं रहते हैं, मूल राशियाँ कहलाते हैं। जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप आदि मूल राशियाँ हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर हो गया ना? अब द्रव्यमान नापना होगा तो आप कहेंगे कि हाँ किलोग्राम में, चाहे ग्राम में नाप सकते हैं। आपकी कितना द्रव्यमान है? हाँ 5 किलोग्राम है द्रव्यमान है मेरा। लंबाई 5 मीटर। अब अगर आपसे कहा कितना द्रव्यमान, तो क्या आप लंबाई में थोड़ी द्रव्यमान को बता सकते हैं? हाँ कि मेरी 5 मीटर द्रव्यमान है। 5 मीटर द्रव्यमान थोड़ी होता है, 5 किलोमीटर। तो इसकी जो पद्धति होता है उसी पर निर्भर होता है, और किसी अन्यथा पर निर्भर रह ही नहीं सकता है। तो वो भौतिक राशि जो अन्य किसी भी राशि पर निर्भर नहीं करता है, मूल राशियाँ कहलाता है। क्लियर हो जाना चाहिए आपको मूल राशियाँ। चलिए, अब इसके बाद बात करें व्युत्पन्न राशियाँ। क्या? व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ को हम कहते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज़। अब डेराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होता है कि वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों से व्युत्पन्न की जा सकती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। जैसे वेग, त्वरण, बल, कार्य, ऊर्जा। देखिए, कह रहा व्युत्पन्न राशि उसे कहते हैं जिन्हें हम क्या कह सकते हैं? भौतिक राशियाँ। वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों से, मतलब इस राशि के ऊपर डिपेंड रहती हैं। जो व्युत्पन्न राशि होती है वो किसके राशि पर डिपेंड होती है? मूल राशियाँ। बिना मूल राशि के व्युत्पन्न राशि बन ही नहीं सकता, ये बात आप लिख के रख लीजिए। अब कैसे लिख के रख लीजिए? जैसे यहाँ पर वेग आ गया, ठीक है, अब वेग आ गया, यहाँ मैं समझा देता हूँ। वेग आ गया तो आप कहेंगे वेग कैसे लिखें? तो वेग क्या होता है? विस्थापन बटा क्या होता है? समय। विस्थापन बटा क्या होता है? समय होता है। अब देखिए यहाँ पे समय का बात आ गया है। समय क्या है आपका? मूल राशियाँ हैं। ठीक है, समय क्या है? मूल राशि। अब विस्थापन एक प्रकार की क्या होती है? लंबाई तो होती है, विस्थापन है, विस्थापन एक प्रकार लंबाई। तो लंबाई और समय आ गया कि नहीं मूल राशियाँ? तो बिना मूल राशि के यूज से वेग बन ही नहीं सकता है। तो वही चीज़ ये कह रहा है कि जो व्युत्पन्न राशियाँ होता है वो मूल राशियों की व्युत्पन्न की जा सकती है, मतलब मूल राशियों पर डिपेंड होता है। ठीक है, उन्हें हम व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। अब मूल राशि उसे कहते हैं वो किसी पर डिपेंड होता है, वो स्वतंत्र होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको परिभाषा के माध्यम से क्लियर हो गया होगा कि भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। तो क्लियर हो गया होगा ना आप लोगों को। चलिए, तो क्लियर हो गया कि तो आगे पढ़ते हैं। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है, मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशि। आपको अच्छे तरीके से नोट्स द्वारा में बता दिया, समझा भी दिया, और आगे बढ़ते हैं। अब आ गया हेडिंग, आ गया मात्रक, यूनिट। अब यूनिट किसे कहते हैं? तो भाई यूनिट की जरूरत होगी, तब राशियाँ हैं, तो राशियों को मापने के लिए कोई ना कोई मात्रक की तो जरूरत हो भी करेगी ना। तो चलिए, मात्रक ये थोड़ी कहेंगे कि अगर मैं कह दूँ कि आपकी लंबाई, तो आप कहेंगे 5। ये भाई 5 क्या बताइए? मीटर की फीट मतलब क्या चीज़? तो फीट जो मीटर वही तो मात्रक है उसका। तो भौतिक राशियों को मापने के लिए भाई यूनिट की जरूरत तो होगी किसी के मत पे। तो आइए जानते हैं मात्रक क्या होता है। मात्रक को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट। मात्रक को इकाई भी कहा जाता है। मात्रक को आप इकाई भी कह सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, आप लिखेंगे परिभाषा क्या कि
कि किसी भौतिक राशि की माप के लिए निश्चित तथा मान्यता प्राप्त मानक उस राशि का मात्रक कहलाता है। कह रहा है कि किसी भौतिक राशि की अगर मापना है, किसी भौतिक राशि को अगर मापना है तो उसका एक निश्चित तथा मान्यता प्राप्त मानक जो होता है उस राशि का मात्रक कहलाता है। जैसे अगर मैं कह दूं कि लंबाई, तो लंबाई को आप किस में नापेंगे भाई? लंबाई का जो एक निश्चित और मान्यता प्राप्त मात्रक है वो मीटर होता है। तो ये मीटर तो आपका मात्रक कहलाएगा। और क्या इसमें लिखा है? कुछ बड़ा चीज़ थोड़ी लिखा है, यही तो लिखा है कि किसी भौतिक राशि की माप के लिए, और किसी भौतिक राशि को अगर माप रहे हैं कि इसकी लंबाई कितना है तो आप क्या कहेंगे? 5 मीटर। तो किसी भौतिक राशि की माप रहे हैं हम कि 5 है और निश्चित तथा मान्यता प्राप्त मानक क्या है? उसका मीटर है। तो 5 मीटर मैंने कह दिया, उस राशि का क्या कहलाएगा? मात्रक कहलाएगा। तो मात्रक आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली योग्य बातें हैं कि किसी भौतिक राशि क्यू के लिए, अब देखिए किसी भौतिक राशि क्यू के लिए इसको समझिए, क्यू बराबर एन गुणे यू। देखिए ये जो क्यू होता है, यह क्यू क्या होता है? तो यह क्यू जो है भौतिक राशि होता है। भौतिक राशि मतलब जैसे अगर मैं कह दूं, यहाँ पे बात को समझने की कोशिश कीजिए कि लंबाई, अगर मैं किसी जैसे कोई रेखा एक ले लिया, इस रेखा की लंबाई है 5 मीटर, तो ये लंबाई बराबर क्या लिखूंगा मैं? 5 मतलब सेंटीमीटर मान लिया मैं, तो इसका लिखूंगा 5 सेंटीमीटर। क्या है? 5 सेंटीमीटर। तो ये जो लंबाई है इसे क्यू के डिनोट करते हैं। जो ये नंबर जितने मीटर होते हैं उस नंबर को एन कहते हैं, और सेंटीमीटर जो ये आपकी यूनिट मात्रक की इकाई है इसको हम यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ लिखा है कि क्यू बराबर एन गुणे यू। मतलब यू जो है वो भौतिक राशि है। यू क्या है? भौतिक राशि। यू क्या है यहाँ पे? भौतिक राशि। मतलब कि कौन सी राशि है? मीटर है कि इंच है कि सेंटीमीटर है? ठीक है, और क्यू का मात्रक, मतलब जहाँ यू भौतिक राशि क्यू का मात्रक है, इसका मतलब समझ रहे हैं। जो यू है, ध्यान समझने की कोशिश कीजिए, जो ये यू आपको दिखाई दे रहा है, यू क्या है? भौतिक राशि क्यू का मात्रक है। जो ये क्यू है, इस क्यू का कौन सा मात्रक है? जैसे क्यू लंबाई है तो लंबाई का कौन सा मात्रक है? तो मीटर। तो ये मीटर यू कहलाएगा, यह कहने का मतलब है। तथा यन क्या है? जितनी बार यू राशि क्यू में सम्मिलित है, यन का मतलब कि कितने नंबर आया है, मतलब 5 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, यह नंबर होता है। ठीक है, 8 मीटर मतलब 5 मीटर लंबाई इसकी है। कितनी मीटर लंबाई? 5 मीटर। तो यह नंबर कहलाता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। और आगे एक चीज़ बात करेंगे तो ये चीज़ क्लियर हो गया ना आप लोगों को? कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें समझने में। आगे बढ़िए। किसी भौतिक राशि का मात्रक बदलने पर भी राशि का परिणाम नहीं बदलता। मतलब इसका कहने का मतलब है कि किसी भौतिक राशि का अगर मात्रक बदल दें तो उसकी राशि का परिणाम नहीं बदलता है। जैसे अगर मैं कह दूं कि 5 मीटर, मैं क्या कह दूं इसको? 5 मीटर कह दूं। ठीक है, तो 5 मीटर लगभग हमको लगता है कि 2 इंच का लगभग होता है। ठीक है, लगभग 2 इंच मान लीजिए। तो देखिए यहाँ पे यूनिट में चेंज किया हूँ तो इसका परिणाम थोड़ी बदल जाएगा। इंच को फिर मीटर में चेंज करूँगा तो 5 मीटर ही होगा। ये नहीं कि 5 मीटर को मैं इंच में चेंज कर दिया तो यह 8 इंच हो जाएगा, 9 इंच हो जाएगा, चाहे 9 मीटर चेंज हो जाएगा, मतलब कुछ नहीं। कह रहा वही चीज़ कि अगर भौतिक राशि का मात्रक, अगर मात्रक यूनिट आप बदल रहे हैं तो उसके जो राशि का परिणाम जो 5 मीटर है वो 5 का 5 ही रहेगा, बस यूनिट चेंज हो सकता है। ये 5 जो इसके परिणाम है, जो उसकी मात्रा है, क्वांटिटी है जिसकी मात्रा, वो वैसी रहेगी, उसमें घटाव बढ़ाव कुछ नहीं होगा। आप उसकी मात्रा को चेंज कर सकते हैं, परिणाम को कभी नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो वही चीज़ लिखा है कि क्यू बराबर n1 u1 बराबर n2 u2। मतलब कि देखिए अगर u1 अगर मात्रक चेंज करते हैं इकाई, तो यहाँ पे यूनिट आपका n1 ही रहेगा। अगर यूनिट को आप u2 कर देते हैं तो नंबर भी आपका n2 हो जाएगा। लेकिन देखिए n का n ही है, u का u ही है, n का n ही है, u का u है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ इकाई आप चेंज कर सकते हैं, इसको चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, इसको चेंज करेंगे तो ये चेंज होगा। लेकिन आप इस क्वांटिटी परिणाम को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये चीज़ है। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब भौतिक राशि आपने पढ़ लिया, मात्रक आपने पढ़ लिया कि मात्रक किसे कहते हैं। तो मात्रक आपको क्लियर हो गया ना कि किसी भौतिक राशि की माप के लिए निश्चित तथा मान्यता प्राप्त मानक उस राशि का क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है। अब भौतिक राशि के मात्रक के गुण, देखिए भौतिक राशि के जो मात्रक के कुछ इंपॉर्टेंट गुण है उसको जानना बहुत ज़रूरी है आपको। ठीक है, तो ये 6 गुण आपको दिखाई दे रहे हैं कि अगर किसी भौतिक राशि के अगर मात्रक अगर माप कर रहे हैं, ठीक है, उसको मेजर करके उसको मात्रक को लिख रहे हैं, तो यह 6 गुण उसमें होना चाहिए, तभी आप लिख सकते हैं। पहला कि यह सटीक रूप से परिभाषित होना चाहिए। यह सटीक रूप से क्या होनी चाहिए? परिभाषित होनी चाहिए। पहला गुण यह कह रहा है कि यह सटीक रूप से क्या होनी चाहिए? परिभाषित होनी चाहिए एकदम, कि ये मीटर में, सेंटीमीटर, इंच में कोई एग्जैक्ट वैल्यू आप मापें इसको। यह उपयुक्त आकार का होना चाहिए। उपयुक्त आकार का मतलब कि ये नहीं कि आप छोटी रेखा इतना खींच लें, इसे आप किलोमीटर में नापें, तो खूब नापें ना आप,
आए भाई किलोमीटर में नाप रहे हैं तो किलोमीटर दूरी तक उतना रेखा भी तो बड़ा होना चाहिए। ये नहीं कि इतना छोटा रेखा ले लें अब इसको किलोमीटर में नापें, नहीं। कह रहा है कि ये उपयुक्त आकार का होना चाहिए, जितना छोटा आकार है उसी के हिसाब से मात्रक है। तो जितना छोटा है तो आपको इंच में लीजिए, ठीक है, सेंटीमीटर में लीजिए, तो जितना छोटा आकार उतना ही उसकी छोटी इकाई लेनी चाहिए, ठीक है। तो वही कह रहा है कि उपयुक्त आकार का होना चाहिए, यह आसानी से सुलभ होना चाहिए, आसानी से क्या होना चाहिए, सुलभ होना चाहिए। यूनिट के प्रतिकृतियाँ आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। प्रतिकृतियाँ मतलब कि परिभाषा, उसकी डिफिनेशन। अगर मैं लंबाई कह दूँ तो लंबाई के जो इनके साइंटिस्ट वैज्ञानिक ने जो भी इनके लेखक होंगे जो लंबाई के परिभाषा दिए होंगे तो वो परिभाषा उपलब्ध होने चाहिए कि अगर लंबाई ले रहे हैं तो लंबाई की परिभाषा से मैं व्यक्त करके एग्जैक्ट बता सकूं कि हाँ यही लंबाई है भाई, ठीक है। तो उसकी प्रतिकृतियाँ आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए, वैसी यूनिट आप वहाँ पर लगा सकें। इसे समय के साथ नहीं बदलना होना चाहिए। ये नहीं कि आज यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है बस 5 दिन बाद देखें तो ये 2 सेंटीमीटर हो जाए, ये कभी होता ही नहीं है। ऐसी चीज़ें है, ये चीज़ मतलब कि भौतिक राशि के गुण होते हैं, कभी चेंज नहीं होते हैं। इसे समय के साथ कभी नहीं बदला जा सकता, कभी कोई किसी कीमत में नहीं। अगर ये पेन की लंबाई अगर मैं नाप दूँ 10 दिन बाद बढ़ जाएगा, क्या है, छोटा हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इससे बदलते भौतिक परिस्थितियाँ जैसे तापमान, दबाव आदि के साथ नहीं बदलना चाहिए। ये नहीं कि तापमान आ जाए दबाव आदि बदल जाए, मतलब समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई खंबा है और एक यहाँ पे कोई खंबा है, इस खंबे की दूरी 8 सेंटीमीटर है, अब यहाँ पे खूब मारे आग लगा दूँ, एकदम भूकंप आ गया, तो क्या इस खंबे की दूरी तो उतना ही रहेगी ना कि भूकंप आने से सिकुड़ जाएगा चाहे बढ़ जाएगा, कभी नहीं, ठीक है। तो यही चीज़ कह रहा है कि इसे बदलते भौतिक परिस्थितियाँ जैसे तापमान, दबाव के आदि के साथ ये नहीं बदलना चाहिए। तो यह भौतिक राशि के मात्रक के कुछ इंपॉर्टेंट गुण थे। ये 6 गुण आपको याद होनी चाहिए किसी कीमत पे। 6 गुण क्लियर हो गया। ये 6 गुण आपको याद होनी चाहिए, भौतिक राशि के मात्रक के गुण हैं, ये 6 गुण आपको याद होने चाहिए। क्लियर, आप इसको नोट कर लीजिए। मैं अपने पेन से, अपने हाथों से, हैंड राइटिंग से इस नोट को तैयार किया। मेरे पास उतनी सुविधाएं नहीं है कि मैं भाई स्मार्ट बोर्ड मेरे पास है, स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाऊँ। देखिए कि आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, आप नोट्स बनाते रहिए। चलिए आगे की चीज़ें पढ़ते हैं। चलिए देखिए, मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। जैसे हमने राशि पढ़ा है, व्युत्पन्न राशि, मूल राशि, तो ये राशि 2 प्रकार की हुई। तो भाई मात्रक भी तो 2 प्रकार के होंगे, एक मूल राशि को मापने के लिए, एक व्युत्पन्न राशि को मापने के लिए। तो मात्रक भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। अब मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन। तो पहला मूल मात्रक, जो मूल राशि को मापे वो मूल मात्रक, और जो व्युत्पन्न राशि को मापे वो व्युत्पन्न मात्रक। बात खत्म। अब डिफिनेशन देख लेते हैं। तो मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। पहला मूल मात्रक। अब मूल मात्रक क्या लिखेंगे, ऐसे मात्रक जिनका उपयोग मूल राशियों के मापन के लिए किया जाता है, मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल मात्रक पूर्ण रूप से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। जब मूल राशि पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है तो मूल मात्रक भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र होंगे, इसमें याद करने वाली क्या बात है। तथा इन्हें किसी अन्य मात्रक से व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता है। भाई वो मूल राशि भी किसी पर डिपेंड नहीं होती है, तो मूल मात्रक खा किसी पर डिपेंड होगा, किसी पर डिपेंड नहीं होगा। तो मूल मात्रक आपको समझ में आ गया होगा कि मूल राशियों को मापने वाले मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक भी किसी पे डिपेंड नहीं होता है, ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, ठीक है। मूल मात्रक के 2 उदाहरण, जैसे आप मीटर देख लीजिए, किलोग्राम देख लीजिए, सेकेंड, ठीक है। आप इसको मीटर में नापेंगे, किलोग्राम में, सेकंड में, किसी पे डिपेंड थोड़ी होगा, ठीक है, कि हाँ भाई ये चीज़ रहेगा तभी मैं इसे मीटर में नापूंगा। लंबाई है तो लंबाई को मीटर में नाप देंगे, द्रव्यमान है किलोग्राम में नाप देंगे, समय को सेकंड में नाप देंगे, बात खत्म, ठीक है। तो ये चीज़ें किसी पर डिपेंड नहीं होता है, ठीक है, और यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। तो मूल मात्रक आपको समझ में आ गया होगा। पहले परिभाषा लिख लीजिए, आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे और क्लियर हो जाएगा। तो मूल मात्रक क्लियर। दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। अब व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है कि वे मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों का उपयोग करके व्युत्पन्न किया जा सकता है। भाई व्युत्पन्न राशियों को मापने के लिए मूल मात्रकों का यूज़ करते हैं। बात हिसाब एक ही बात हम समझ लीजिए कि वे मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों का उपयोग करके व्युत्पन्न किया जा सके व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। जैसे मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। अब मीटर प्रति सेकंड का मतलब क्या है, जैसे वेग। अब मैं कहूँ कि वेग बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे कि वेग की जो राशि होगी, भाई वेग जो होता है वो विस्थापन बटे क्या होता है, समय होता है। आप तुरंत कहेंगे कि वेग जो होता है वो विस्थापन बटे समय होता है। मैं कहूँगा कि चलिए तब वेग क्या है, तो व्युत्पन्न राशि है। मैं कहूँगा तब व्युत्पन्न राशि है तो व्युत्पन्न मात्रक लिखिए, व्युत्पन्न मात्रक। अब व्युत्पन्न मात्रक अब किसी पर डिपेंड हो जाएगा, व्युत्पन्न मात्रक किसी पर डिपेंड होगा मूल मात्रक पे। अब देखिए विस्थापन, विस्थापन एक प्रकार की क्या है, लंबाई है। और समय तो आप जानते हैं समय होता है। अब यह समय और लंबाई क्या हो गया, अरे तो मूल हो गया, मूल राशि ना। तो मूल राशि हो गया, तो मूल राशि के लिए मूल मात्रक का यूज़ करेंगे। मूल मात्रक लंबाई के लिए क्या हो जाएगा, लंबाई के मीटर में नापते हैं और समय को सेकंड में, तो ये मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तब मीटर प्रति सेकंड कहाँ से आया है, मूल राशि के मूल मात्रक है से तो व्युत्पन्न मात्रक बन गया यहाँ पे। यह भी एक प्रकार का क्या है,
ये मूल्य मात्रक तो है, लेकिन भाई इसको वेग में नाप रहे हैं तो वेग हमारा एक प्रकार के व्युत्पन्न राशि है, तो व्युत्पन्न मात्रक ये कहलाएगा। तो वही चीज़ है कि वे मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों का उपयोग करके व्युत्पन्न किया जा सके व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। क्लियर हो जाना चाहिए, नो डाउट। आपको 1% आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, और दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई, तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आगे की चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। चलिए आगे की हेडिंग देख लेते हैं, मात्रकों की प्रणाली या पद्धति, सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, अब मात्रकों की प्रणाली या पद्धति क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए सिंपल आप बात ये कह सकते हैं मात्रकों की प्रणाली या पद्धति में कि मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रकों के संपूर्ण समुच्चय को मात्रकों की प्रणाली कहते हैं। जितने भी आपके मूल मात्रक होंगे या जितने भी आपके व्युत्पन्न मात्रक होंगे उन्हीं को एक सारणी में अगर व्यक्त कर दिया जाए, उनका एक समुच्चय प्रणाली तैयार कर दिया जाए, वही चीज़ें आपको मात्रक की प्रणाली या पद्धति कहलाती है और कुछ नहीं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे, चीज़ें तो क्लियर हो गया। तो प्रमुखता से प्रयोग की जाने वाली मात्रकों की प्रणाली, हेडिंग डाल लीजिए। जितने भी प्रमुख रूप से जो मात्रक हैं जो प्रणाली में इंक्लूड है उसको हम देखने वाले हैं, उसकी एक सारणी बनाकर। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहला प्रणाली, देखिए प्रणाली तो ऐसे 4 प्रकार की होती है, सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाले एक एक करके। पहला जो प्रणाली है उसको नोट कीजिए, पहला है FPS प्रणाली। क्या है? FPS प्रणाली। और इसमें लिखेंगे, हेडिंग डाल लीजिए, यह ब्रिटिश प्रणाली होती है। जो FPS प्रणाली है क्या है? ब्रिटिश प्रणाली है, जिसमें आपके लंबाई, द्रव्यमान एवं समय के मूल मात्रक, समय के मूल मात्रक क्रमशः क्या होते हैं? एफ से क्या हो जाएगा? फुट। अब फुट किसको नापेगा? लंबाई को। अब पी से क्या होता है? पाउंड। अब पाउंड किसको नापेगा? द्रव्यमान को। मतलब कि FPS प्रणाली में द्रव्यमान को हम पाउंड में नापते हैं। FPS प्रणाली में अगर कोई कह देगा कि लंबाई है, लंबाई को FPS प्रणाली में नापो, तो लंबाई को FPS प्रणाली में क्या नापेंगे? फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, और समय को सेकेंड में नापेंगे। तो ये चीज़ है। तो देखिए FPS है, एफ से क्या हो गया? फुट, पी से क्या हो गया? पाउंड, और एस से क्या हो गया? सेकेंड। तो आप सिंपल में लिख सकते हैं कि यह ब्रिटिश प्रणाली है जिसमें लंबाई, द्रव्यमान एवं समय के मूल मात्रक क्रमशः फुट, पाउंड एवं सेकेंड है। सिंपल, ये क्या होता है आपका? FPS प्रणाली। ये पहला क्लियर हो गया FPS प्रणाली। दूसरा जो आता है होता है CGS प्रणाली। ठीक है, दूसरा क्या है? CGS प्रणाली। यह गासीय प्रणाली है। ये कौन सा? गासियन प्रणाली है, जिसमें जो लंबाई और द्रव्यमान एवं सेकेंड होता है और समय होता है उसको किस में नापा जाता है? जैसे C से क्या होता है? सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए वही लंबाई FPS प्रणाली में नापी जाती थी फुट में, लेकिन वही लंबाई को अगर मैं कह दूंगा कि CGS प्रणाली में नापिए तो वही लंबाई सेंटीमीटर में कहलाएगी। ठीक है, और वही द्रव्यमान वहाँ पे पाउंड में नापा जाता था, लेकिन यही द्रव्यमान यहाँ पे ग्राम में नापा जाएगा। ठीक है, और वो समय तो बदलता नहीं, वो समय सेकंड में रहेगा, तो यहाँ पे भी समय को सेकंड में ही नापा जाएगा। ठीक है, तो CGS प्रणाली भी आपको समझ में आ गया होगा कि यह गासियन प्रणाली है जिसमें लंबाई, द्रव्यमान एवं समय के मूल मात्रक क्रमशः कौन कौन से होते हैं? सेंटीमीटर, ग्राम एवं सेकेंड होते हैं। तो दूसरा भी CGS प्रणाली आपको क्लियर हो गया होगा, नो डाउट आपको होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद तीसरा आता है MKS प्रणाली। अब MKS प्रणाली, तो इसमें क्या होता है कि जी इसमें जो लंबाई और द्रव्यमान एवं समय जो होता है वो किस में नापा जाता है? तो लंबाई को किस में आप नापेंगे? इसमें मीटर में। जैसे M से मीटर हो गया, K से किलोग्राम हो गया, S से सेकेंड हो गया। तो लंबाई को समय, मतलब कि जो लंबाई होता है उसको आप किस में नापेंगे? मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को आप सेकेंड में नापेंगे। तो यहाँ 3 प्रकार की हमने प्रणाली पढ़ी है। कैसा होती है प्रणाली उसको हम अभी आगे देखने वाले हैं। लेकिन FPS प्रणाली आपको क्लियर हो गया होगा, CGS प्रणाली और MKS प्रणाली, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ से वीडियो को रोक के चाहे वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे तरीके से इसको नोट तैयार कर लीजिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। चलिए आगे बात कर लें। तो चौथा आपका SI प्रणाली है। ठीक है, यह लेटेस्ट प्रणाली है अब तक की। SI प्रणाली, यह एक मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है। यह एक क्या है? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है। इस प्रणाली में 7 मूल मात्रक आते हैं और 2 पूरक मात्रक और बहुत सारे व्युत्पन्न मात्रक पर आधारित है। SI प्रणाली में क्या है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है। इस प्रणाली में 7 मूल मात्रक आपके आते हैं, 2 पूरक मात्रक आते हैं और बहुत सारे व्युत्पन्न मात्रक आते हैं। वो आपका कहलाता है SI प्रणाली। और आइए जानते हैं कि इस SI प्रणाली में 7 मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं और 2 पूरक मात्रक कौन से होते हैं और बहुत सारे व्युत्पन्न मात्रक कौन से होते हैं। ठीक है, तो जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 7 मूल मात्रक कौन कौन है, यहाँ पे मैं फिगर दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्रमशः डालिए, यहाँ पे मूल राशि हेडिंग डालीजिए, यहाँ पे मात्रकों का नाम और यहाँ पे प्रतीका। मेरे साथ बनाते चलिए, पढ़ते चलिए। पहला नंबर पे आता है लंबाई। अब लंबाई का जो मात्रक है, अगर लंबाई को मैं SI प्रणाली में नापूं तो लंबाई को SI प्रणाली का मात्रक होता है मीटर और इसका प्रतीक स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। दूसरा द्रव्यमान। द्रव्यमान का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है? किलोग्राम होता है, किलोग्राम। इसे हम kg में मापते हैं। ठीक है, इसका प्रतीक आप याद कर लीजिए यहाँ पे देख के। इसके बाद समय। समय का जो SI मात्रक होता है वो होता है सेकेंड।
ठीक है, स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, यह चीज़ क्लियर होना चाहिए आपको। इसके बाद आपको आता है क्या, विद्युत धारा। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, और यहाँ से कैपिटल ए से डिनोट करते हैं इसको। इसके बाद आता है उष्मागतिक ताप। उष्मागतिक ताप को हम, उसका मात्रक जो होता है एसआई मात्रक वो केल्विन होता है, कैपिटल के से डिनोट करते हैं इसको। इसके बाद प्रदीपन तीव्रता आता है, जिसे कैंडला, जिसका एसआई मात्रक होता है, और इसको सीडी से डिनोट करते हैं। इसके बाद सातवां जो आता है, सातवां पदार्थ की मात्रा, जिसकी जो एसआई मात्रक है वो मोल कहलाता है, और इसे मोल से डिनोट करते हैं, मोल से। ठीक है, तो यहाँ पे 7 आपने मूल मात्रक देख लिया, और उसके एसआई मात्रक भी आपने देख लिया, उसका जो प्रतीक होता है, सिंबल होता है, वो भी आपने नोट कर लिया। ठीक है, याद हो जाना चाहिए, आपको पूछ लेता है डायरेक्टली एसआई प्रणाली मतलब कि 7 मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं, तो दे देता है, चाहे दे के पूछ लेगा कि इसमें से मूल मात्रक कौन है। तो ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि 7 मूल मात्रक की यह चीज़ें हैं, तो यहाँ पे नोट कर लीजिए। इसके बाद जो आता है, और 2 पूरक मात्रक आते हैं। अब 2 पूरक मात्रक कौन कौन से हैं, वो सारी चीज़ों को नोट करते हैं। तो 2 पूरक मात्रक कौन कौन है क्रमशः, पहला डालिए यहाँ पे समतल कोण। यहाँ पे पहले हेडिंग डाल सकते हैं, मूल राशि, यहाँ पे मात्रक का नाम, प्रतीक। ठीक है, पहला क्या आता है, मूल राशि में समतल कोण, ये क्या होता है, पूरक मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, पहला समतल कोण, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन। क्या होता है, रेडियन, RAD से डिनोट करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। दूसरा होता है ठोस कोण या घन कोण, ठोस कोण को घन कोण भी कहते हैं, और इसका जो मात्रक होता है स्टेरेडियन होता है, जिसे स्मॉल s और स्मॉल r से डिनोट करते हैं, इसको नोट कर लीजिए, SR कहते हैं उसको। ठीक है, तो यह 2 पूरक मात्रक यहाँ हो गए। इधर 7 आपका मूल मात्रक हो गया, उनका मात्रक मैंने लिख लिया, प्रतीक लिख दिया, मूल राशि के जो उसका नाम होता है वो भी मैंने लिख दिया है। अब बात आती है कि बहुत सारे व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, तो कितना मैं व्युत्पन्न मात्रक लिखूंगा, तो कुछ चुनिंदे मैंने व्युत्पन्न मात्रक लिख रखा है अच्छे तरीके से, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ, पढ़ के सुना देता हूँ, समझा देता हूँ, उसको आप नोट कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं, बहुत सारे व्युत्पन्न मात्रक हैं, तो बहुत सारे मैंने लिखा हूँ, कुछ चुनिंदा लिख दिया हूँ। तो व्युत्पन्न मात्रक हेडिंग डालिए, और फिर क्रमशः ऐसे आप बना सकते हैं, मूल राशि बना सकते हैं, मात्रक का नाम लिख लीजिए, प्रतीक लिख लीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे बल आ गया, बल का जो मात्रक है वो न्यूटन होता है, और प्रतीक है कैपिटल N। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, और यहाँ पे कैपिटल J से डिनोट करते हैं। शक्ति का वाट होता है, मैं इस तरह पढ़ के सुना देता हूँ, बाकी समझाने वाली क्या चीज़ है तो लिखना ही है, कैपिटल W होता है। दाब का जो मात्रक होता है वो होता है पास्कल, PA से डिनोट करते हैं इसको। विद्युत विभव चाहे विभवांतर कह सकते हैं, इसका मात्रक वोल्ट होता है, कैपिटल V से डिनोट करते हैं इसको। फिर विद्युत धारिता, विद्युत धारिता को हम फेरड से फेरड इसका मात्रक होता है, इस कैपिटल F से डिनोट करते हैं। इसके बाद प्रतिरोध आ जाएगा, प्रतिरोध को जो मात्रक होता है वो ओम होता है। ठीक है, इसका साइन है तो आप लोग जानते ही हैं, क्लास 10 में पढ़े हम लोग, ओमेगा। इसके बाद चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो वेबर होता है। ठीक है, और कैपिटल W और स्मॉल b से डिनोट करते हैं इसको। फिर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व टेस्ला, कैपिटल T से। तो ये कुछ चुनिंदे यहाँ पे व्युत्पन्न मात्रक थे जो मैंने लिखा है और आपको बता दिया, अच्छे तरीके से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे व्युत्पन्न मात्रक भी और पूरक मात्रक भी और 7 मूल मात्रक भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे इस पॉइंट में। तो चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। हाँ, कुछ पॉइंट है जो फैक्ट है, इसको आपको जानना जरूरी है, इसको थोड़ा आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। जैसे प्रतीक का बहुवचन नहीं बनाएंगे, किसी भी चीज़ का अगर प्रतीक आप लिख रहे हैं कि 5 मीटर, तो 5 मीटर से फुल स्टॉप यस देके मीटर्स नहीं करना आपको, सिर्फ 5 मीटर होता है। बहुवचन कर देंगे तो वो प्रतीक ही पूरा गलत हो जाएगा। अब प्रतीक के बाद फुल स्टॉप नहीं लगाते, यानी कि 5 मीटर कर दे तो 5 मीटर फिर फुल स्टॉप लगा दो, तो ये भी गलत माना जाता है। सिर्फ 5 EM आप डोनेट कीजिए। ठीक है, और एक चीज़ और पॉइंट है कि अगर उस प्रतीक का पूरा नाम लिखना हो कि जैसे 5 किलोग्राम, तो इस तरह इंग्लिश में अगर 5 किलोग्राम लिख रहा हूँ तो जो आगे का यह के होता है तो फर्स्ट लेटर आपका स्मॉल होना चाहिए, नहीं कि 5 किलोग्राम में के कैपिटल होता है तो वो क्या हो जाता है, गलत माना जाता है। ठीक है, तो मात्रा का पूरा नाम लिखते समय जो फर्स्ट लेटर होता है उसको स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। जैसे 10 एम्पियर है यहाँ पे, तो 10 स्मॉल AMPER रहेगा तो सही होगा। अगर 10 एम्पियर में अगर पहला कैपिटल कर दिया A तो क्या गलत माना जाता है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड, तो आप मीटर प्रति सेकंड को ऐसे लिख लीजिए, या तो MS-1 है तो जानते हैं आप लोग, जैसे मीटर प्रति सेकंड है तो यहाँ पे पावर 1 होती है। ठीक है, तो यम इंटू, इसको इंटू में चेंज करते तो ऊपर जाता है तो घात माइनस में हो जाता है, तो मीटर प्रति सेकंड -1 कह सकते हैं इसको। ठीक है, लेकिन आप डबल पाई नहीं कह सकते कि यम डबल पाई यस, तो ये चीज़ गलत माना जाता है। तो कुछ यहाँ पे 5-6 पॉइंट है जो कि आपको नोट करते चलना है कि हाँ ये चीज़ें रहेंगी तो गलत माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो यह आप लोगों का पहला
पार्ट है आप लोगों का, ठीक है। पार्ट सेकंड भी आ सकता है, तो पार्ट सेकंड तो आएगा ही, कंफर्म आएगा, बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो पार्ट सेकंड में भी और सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे, फिर आप लोगों को ये चैप्टर संपूर्ण रूप से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पार्ट थर्ड की आवश्यकता रहेगी तो पार्ट थर्ड भी ला देंगे, नहीं तो कोशिश करेंगे कि 40 या 45 मिनट का वीडियो बने पार्ट सेकंड, और उसमें यह चैप्टर संपूर्ण रूप से क्लोज हो जाए, ठीक है। और कुछ इसके न्यूमेरिकल भी है, तो न्यूमेरिकल भी पार्ट 2 में कर देंगे हम लोग, कोई दिक्कत घबराने वाली बात नहीं है स्टूडेंट। तो यहाँ तक आप तैयार कर लीजिए, जितना भी चीज़ मैं बताया हूँ अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए इसको, और एक नोटबुक बना लीजिए, उसमें सारी चीज़ें लिखते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। तो ये बताइए कि वीडियो कैसी लगी। पहला चैप्टर देख लीजिएगा, पहला चैप्टर मैंने पार्ट 3 बनाया है, पार्ट 3 में उस पहले चैप्टर को संपूर्ण रूप से पढ़ा दिया है। और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ना तो प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे खुद लिखा होगा, तो वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं उस चीज़ों को। और दूसरा चैप्टर यह है, इसका पार्ट पहला है, पार्ट सेकंड आएगा जस्ट कल या परसों में, उसको भी बना दिया जाएगा, ठीक है। बाकी सीरियल बाई सीरियल चल रहा है, सारी चीज़ें आप पढ़ते रहिए। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।